सभी को गांधी जयंती व लाल बहादुर शास्त्री जयंती की बहुत बहुत बधाई। प्रणवशिष लीगल क्लिनिक आज एक मुख्य सामाजिक और लीगल समस्या को लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ है। उस पर हम चर्चा करेंगे। चर्चा के दौरान यदि कोई आपकी क्वेरीज होती हैं, कृपया मुझे मेरे वेबसाइट पर, मेरे ईमेल अकाउंट पर या मेरे फोन नंबर्स पर मैसेज के माध्यम से सूचित करने का कष्ट करें। प्रयास करूंगा आपको उत्तर अवश्य दूं। कभी कभी क्वेरीज ज्यादा आ जाती हैं तो उत्तर देने में थोड़ा विलंब हो जाता है, उसके लिए मैं पहले से ही क्षमा चाहता हूं। समस्या है पॉक्सो एक्ट में, द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट में, जो 16 से 18 साल के एज ग्रुप के लड़कियां हैं, विशेषकर लड़कियां, बच्चों के सामने ये प्रॉब्लम नहीं है, लड़कों के सामने ये प्रॉब्लम नहीं है। जो लड़कियां हैं, यदि उन्होंने लड़के से विवाह कर लिया है, शारीरिक संबंध स्थापित किए हैं, परिवार फॉर्म कर लिया है, तो उसका क्या प्रभाव पॉक्सो अधिनियम पर पड़ेगा। सर्वप्रथम यहां यह कहना उचित समझूंगा कि कानून का दायित्व समरसता, सामाजिक एकता, सामाजिक अनुरूपता, परिवारों में प्रसन्नता फैलाना, तो यह है परिवारों को तोड़ना, परिवारों में द्वेष फैलाना या परिवारों को विघटित करने का दायित्व, आशय किसी भी कानून का नहीं हो सकता। पॉक्सो के अंतर्गत इस तरह की कुछ समस्याएं मेरे सामने आई। प्रारंभ में विवेचनाधिकारी के सामने भी ये प्रॉब्लम आती थी। 18 साल से कम की बच्ची जो 16 से निश्चित रूप से अधिक थी, किसी बच्चे के साथ जो निश्चित रूप से 20 वर्ष से अधिक का था, दोनों साथ चले गए, दोनों ने विवाह कर लिया, परिवार बसा लिया, या तो पत्नी गर्भवती थी या उनको बच्चे भी थे। विवेचनाधिकारी सीधे सीधे चार्जशीट लगाकर लेकर आते हैं। न्यायिक अधिकारी के समक्ष भी दिक्कत यह है कि यदि पॉक्सो अधिनियम में वर्णित अधिनियम को जो प्रावधान है उनको एज सच लागू करें तो निश्चित रूप से सजा ही होगी। आज केवल पॉक्सो अधिनियम के हम उन्हीं प्रावधानों की चर्चा करेंगे जो इस समस्या से संबंधित हैं, और वो है सेक्शन 4 एंड सेक्शन 6। सेक्शन 4 में कम से कम 7 साल की सजा, आजीवन कारावास तक की सजा हो सकती है। सेक्शन 6 में, जो कि एग्रीवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल ऑफेंस है, उसमें 10 साल की कम से कम सजा, आजीवन कारावास की इसमें सजा हो सकती है। प्रारंभ में भी यह देखना है कि पॉक्सो अधिनियम को लाए जाने का विधायिका का आशय क्या था। विधायिका का आशय निश्चित रूप से टू प्रोटेक्ट द चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट, सेक्सुअल ऑफेंसेस। सेक्सुअल ऑफेंसेस उसमें डिफाइंड है, बच्चों को उन सेक्सुअल ऑफेंसेस से बचाना था। बच्चे की परिभाषा जो धारा 2 में लिखी हुई है वो है, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की, जेंडर न्यूट्रल डेफिनेशन है, जिसने 18 साल पूर्ण न किया हो। कंसेंट को हम जब डिफाइन करते हैं तो पॉक्सो एंड आईपीसी दोनों को एक साथ लेते हैं, और क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2013 एंड अदर अमेंडमेंट्स के बाद में द कंसेंट मीन्स अनइक्विवोकल कंसेंट, दर्शित होना चाहिए कि उसने कंसेंट लिया है। क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2013 से पूर्व अगर 370 की हम परिभाषा पढ़ें, 375 की परिभाषा पढ़ें उसमें, और क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट के बाद दोनों में अंतर आ गया। प्रारंभ में पॉक्सो अधिनियम में, आई विल डेलिबरेटली यूज दिस टर्म
कंसेंसुअल सेक्सुअल बिहेवियर की आयु 18 वर्ष थी पॉक्सो में, आईपीसी में 16 वर्ष थी। टू मेक दीज टू प्रोविजन हार्मोनियस, क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2013 में तथा और भी कारक थे उसके पीछे, कुछ सामाजिक कारक थे, कुछ सुरक्षा, महिलाओं के सुरक्षा संबंधी कारक थे। इन सबको देखते हुए विधायिका ने यह आयु 18 वर्ष कर दी, अर्थात 18 वर्ष से कम की आयु कि कोई भी बच्ची यदि किसी लड़के के साथ जाती है, अपनी कंसेंट से ही सेक्सुअल रिलेशन करती है, तो वह अपराध की श्रेणी में आएगा। क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2013 के उपरांत 375 धारा 375 के अंतर्गत एक अपवाद भी था कि यदि उस लड़के की वह पत्नी है, अर्थात दोनों ने अगर विवाह कर लिया और पत्नी 16 वर्ष से कम की आयु की है, तब उसको सजा का प्रावधान था। अर्थात पॉक्सो अधिनियम और क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2013 के आने तक, रादर मैं कहूंगा इंडिपेंडेंट थॉट जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट के आने तक, दो व्यवस्थाएं थी। यदि लड़की ने विवाह नहीं किया है तो वह क्रिमिनल लायबल थी, और अगर विवाह कर लिया है तो 16 साल से और वो कम की है तो क्रिमिनल लायबल नहीं, क्रिमिनल लायबल थी, क्रिमिनल लायबल था लड़का, और अगर वो 16 साल से अधिक की है तो लड़का क्रिमिनल लायबल नहीं था। इंडिपेंडेंट थॉट में इस जो व्यवधान था, कानूनी व्यवधान था, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने समाप्त किया तथा यह कहा कि ये प्रोटेक्शन उन सभी बच्चियों को प्राप्त होगा जो 18 साल से कम की होंगी। यहां इंडिपेंडेंट थॉट में जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्णय दिया गया है वह मैरिटल रेप के संबंध में होगा। उसका प्रभाव पॉक्सो अधिनियम के अंतर्गत जो बच्चे साथ में जाते हैं उन पर इस आशय से पड़ेगा कि यदि लड़की ने लड़के से विवाह कर लिया है तथा उसकी आयु 18 साल से कम की है, तो इंडिपेंडेंट थॉट में जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय में निर्णय लिया गया है वह उसके तहत क्रिमिनली लायबल होगा। किंतु जैसा कि मैंने प्रारंभ में कहा था, कानून का आशय किसी परिवार को तोड़ना नहीं बल्कि बसाने का है। इस संबंध में मैंने थोड़ा रिसर्च की और उस रिसर्च के कुछ पहलुओं को आपके समक्ष रखना चाहूंगा कि विवेचनाधिकारी को तथा न्यायाधीश को इस तरह की परिस्थितियों में क्या करना चाहिए। परिस्थिति केवल एक है कि यदि लड़की 18 साल से कम की है, निश्चित रूप से 16 साल से अधिक की है, और लड़का मेजर है, दोनों साथ साथ चले गए हैं, दोनों ने विवाह किया है, फैमिली फॉर्म कर ली है और उनको बच्चे होने वाले हैं या बच्चे हो भी गए हैं, वहां पर न्यायाधीश का दायित्व या विवेचनाधिकारी का दायित्व क्या होना चाहिए। जो मैंने अपनी रिसर्च की उसका कुछ पक्ष आपके समक्ष रखना उचित पाता हूं। लॉर्ड डैनिंग द्वारा अपनी विश्व प्रसिद्ध पुस्तक रोल ऑफ लॉ, मैंने जानबूझकर उसका हिंदी रूपांतरण किया है। बहुत से व्यूअर्स ऐसे होंगे जो इंग्लिश नहीं समझ पाएंगे, इसलिए मैंने हिंदी रूपांतरण करके ही यहां पर प्रस्तुत करना उचित समझा। लॉर्ड डैनिंग द्वारा अपनी विश्व प्रसिद्ध पुस्तक रूल ऑफ लॉ में यह मत अभिनिर्धारित किया है कि न्यायालय का दायित्व न्याय निर्णय कर पक्षकारों को न्याय प्रदान करने का है, तथा यदि न्याय प्रदान करने के लिए कानून की व्याख्या इस तरीके से करनी पड़े कि कानून का उल्लंघन हो, तो न्यायालय को चाहिए कि न्याय प्रदान करने वाला आदेश पारित करे, चाहे कानून का उल्लंघन ही क्यों ना हो। भारतवर्ष के लॉर्ड डैनिंग कहे जाने वाले माननीय न्यायमूर्ति वी.आर. कृष्ण अय्यर द्वारा भी यही मत अभिनिर्धारित किया गया कि न्यायालय का दायित्व सामाजिक न्याय करने का है, न कि केवल विधिक न्याय।
कानून कभी भी स्थिर नहीं हो सकता। यदि कोई कानून बदलती परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तन करने की क्षमता नहीं रखता, तो उसे अच्छा कानून नहीं माना जा सकता। इस वाद में यदि इस जो हमारे सामने समस्या है, यदि इस समस्या के रूप में हम इस रिसर्च को देखें, तो मैं यह कहना चाहूंगा कि जो तथ्य न्यायालय के समक्ष हो, विवेचनाधिकारी के समक्ष हो, तथा पीड़िता की आयु के संबंध में जो भी दस्तावेज आया हो, एवं न्यायालय के विवेक को, विवेचनाधिकारी के विवेक को प्रभावित करते हो, यस, यहां पर न्याय कानून के सम्यक ही प्रदान किया जाना चाहिए, सामाजिक परिस्थितियों के अनुसार भी न्याय प्रदान किया जाना चाहिए, तो वही निर्णय न्यायालय को पारित करना चाहिए। उसी तरीके से आदेश विवेचनाधिकारी को भी करना चाहिए। न्यायालय को या विवेचनाधिकारी को कभी भी अति तकनीकी या पारंपरिक तरीके से कोई भी निर्णय पारित नहीं करना चाहिए। मैंने जो रिसर्च की उसमें सर्वप्रथम मैं माननीय मद्रास उच्च न्यायालय के एक निर्णय का वर्णन करना उचित पाता हूं। माननीय मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा अपनी अपील संख्या 490/2018 सावरी उर्फ सावरेनाथन उर्फ श्रीनिवासन, ब्राह्म इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस व अन्य, जिसका निर्णय 26/4/2019 को पारित किया गया, में इस बात का वर्णन किया गया कि 16 वर्ष से 18 वर्ष की आयु के बीच के बच्चों के, इसको ढंग से प्लीज न्यायालय इसको जरूर देखें, विवेचनाधिकारी अवश्य देखें, कि 16 वर्ष से 18 वर्ष की आयु के बीच के बच्चों के लैंगिक, सामाजिक, नैतिक, पारिवारिक व शैक्षिक संव्यवहार व आचरण को भी निर्णय पारित करते समय देखना चाहिए। अर्थात केवल कानून की धाराएं नहीं देखनी चाहिए, कानून को नहीं देखना चाहिए, बल्कि लैंगिक, सामाजिक, नैतिक, पारिवारिक, शैक्षिक संव्यवहार और आचरण भी न्यायालय को या विवेचनाधिकारी को अवश्य देखना चाहिए। लैंगिक अपराधों के से बालकों का संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत वर्णित व्यवस्था पर ही निर्णय पारित नहीं कर देना चाहिए। अपने निर्णय के प्रस्तर 29 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा यह सुझाव दिया गया कि शारीरिक संबंधों हेतु सहमति की आयु 16 वर्ष की जानी चाहिए एवं इसके लिए विधायिका को कानून में संशोधन करने की सलाह दी गई। यह सही है, इस तरह का आदेश माननीय उच्च न्यायालय द्वारा व माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ही पारित किया जा सकता है। यदि विधायिका में कुछ डेफिशिएंसी है, तो उस डेफिशिएंसी को समाप्त करने का दायित्व विधायिका इकाई है। न्यायपालिका उस डेफिशिएंसी को समाप्त नहीं कर सकती, केवल सुझाव दे सकती है कि इस डेफिशिएंसी को समाप्त किया जाए। किंतु इस वाद में पीड़िता की आयु 17 वर्ष होने के बावजूद भी माननीय मद्रास उच्च न्यायालय ने यही कहते हुए कि लैंगिक आचरण की स्वतंत्रता के अधिकार को भी न्यायालय को संरक्षित रखना चाहिए। उस बच्ची का लैंगिक स्वतंत्रता का अधिकार था जो उसने प्रयोग किए, तथा इसी आधार पर उसका एक्विटल किया गया। ये नजीर हमारे सामने है माननीय मद्रास उच्च न्यायालय की। यह सही है कि बाकी उच्च न्यायालयों के अधीनस्थ जो न्यायाधीश हैं उनको यह पर्पोसिव वैल्यू के रूप में कार्य करेगी, किंतु न्याय करने के लिए हमारे सामने, हमारे समक्ष एक न्याय निर्णय है कि हम समाज को टूटने से बचाएं, परिवारों को टूटने से बचाएं। यह आशय बिल्कुल भी पॉक्सो अधिनियम का या भारतीय दंड संहिता का नहीं हो सकता कि वेल एस्टेब्लिश्ड फैमिलीज को तोड़ दिया जाए। रिसर्च जो मैंने इस मुद्दों पर की, उसमें अगर आगे बढ़ें तो माननीय मद्रास उच्च न्यायालय के इसी निर्णय में शासन को यह भी आदेश दिया गया कि एक उच्च स्तरीय शोध कमेटी का गठन कर यह शोध कराएं कि लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम के लिए लैंगिक स्वायत्तता व स्वतंत्रता की आयु 16 वर्ष रखी जाए या 18 वर्ष रखी जाए। दुर्भाग्य से लैंगिक स्वतंत्रता की आयु कम करने के बजाय हमारी विधायिका द्वारा इसे बढ़ा दिया गया। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भी
अंडर द प्रिंसिपल्स ऑफ हार्मोनियस क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस इंडिपेंडेंट थॉट में 16 वर्ष से उसे 18 वर्ष कर दिया गया, क्योंकि एनोमली थी लॉ में। भिन्न भिन्न कंट्रीज में लैंगिक स्वतंत्रता की आयु भिन्न भिन्न है। जापान में लैंगिक स्वतंत्रता की आयु 13 वर्ष है, जबकि विवाह की आयु 21 वर्ष है। अर्थात बच्चियां और बच्चे 21 वर्ष से पूर्व विवाह नहीं कर सकते, किंतु वो अपनी लैंगिक स्वायत्तता के अधिकार का संरक्षण कर सकते हैं। वो अधिकार भारतवर्ष में भी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत संरक्षित है, तथा सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे अपने निर्णयों में यह कहा है कि कोई भी वयस्क बच्चा या बच्ची अपने लैंगिक स्वायत्तता का इस्तेमाल प्रयोग कर सकते हैं। माननीय मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा अपने उस निर्णय में यह भी कहा गया कि जो शोध समिति बनाई जाए वो केवल कानूनी पहलुओं पर ही शोध न करे, बल्कि उन पहलुओं पर भी शोध होना चाहिए जो किसी व्यक्ति के पारंपरिक या समाज में उपस्थिति को प्रभावित करते हैं। इसी के संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भी हाल ही में एक निर्णय दिया गया। क्रिमिनल अपील संख्या 796/2022 के धनेड़ापति बनाम राज्य द्वारा इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, जिसका निर्णय 9 मई 2022 अर्थात इसे अभी 2-3 महीने पूर्व ही माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया, तथा उसमें यह मत अभिनिर्धारित किया गया कि न्यायालय उस वाद में अपनी आंख बंद नहीं कर सकते जिस पर किसी खुशहाल व बसे हुए परिवार को उजाड़ने का आदेश पारित हो। इस मत के अनुसार माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उक्त वर्णित वाद में पीड़िता की आयु 14.5 वर्ष होते हुए भी अभियुक्त को इस आधार पर दोषमुक्त कर दिया गया कि पीड़िता ने अभियुक्त से विवाह किया तथा विवाह पक्षकारों पर लागू प्रथा के अनुसार संभव था। प्रथा के अनुसार विवाह संभव था। उनका घर परिवार शांति से चल रहा है तथा उनके बच्चे भी हैं। शांति से बसे परिवार को उजाड़ने का आशय किसी भी कानून या किसी भी न्यायालय का नहीं हो सकता। ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अभी 2-3 महीने पूर्व ही अपने इस निर्णय में कहा है। माननीय हरियाणा व उच्च न्यायालय द्वारा एक मुस्लिम बच्ची के वाद के संबंध में यह मत अभिनिर्धारित किया कि यदि पुबर्टी प्राप्त करने के उपरांत किसी बच्ची द्वारा निकाह कर लिया जाता है तो वह उसको संरक्षकता प्रदान करना न्यायालय का दायित्व है। पुबर्टी प्राप्त करने के उपरांत एक बच्ची द्वारा माननीय पंजाब व हरियाणा उच्च न्यायालय में गुहार लगाई गई तथा उस गुहार में माननीय पंजाब व हरियाणा द्वारा यह मत अभिनिर्धारित किया गया कि इनको सुरक्षा प्रदान की जाए। अर्थात इससे यह तात्पर्य निकला कि मुस्लिम विधि में पुबर्टी के उपरांत विवाह का प्रावधान है तथा उसके उपरांत अगर मैरिज कंज्यूमेटेड होती है तो यदि पुबर्टी की आयु से ऊपर की बच्ची है तो पॉक्सो के प्रावधान लागू नहीं होंगे। और जब वहां पर पॉक्सो के प्रावधान लागू नहीं होंगे तो बाकी वादों में भी जहां किसी बच्ची ने अपनी लैंगिक स्वतंत्रता के अधिकार का प्रयोग किया है तो वहां पर पॉक्सो के प्रावधान कैसे लागू होंगे। यदि हिंदू विवाह में देखा जाए, क्रिश्चियन लॉ में देखा जाए, यदि 18 साल से कम की बच्ची है, 21 साल से कम का बच्चा है तो उसकी विवाह अवैध नहीं है। कॉन्सिक्वेंसेस और कुछ भी हो किंतु उनका विवाह वैध है। उनके बीच जो संबंध, शारीरिक संबंध बने हैं उनको पंजाब एंड हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा जो निर्णय दिया गया है उस निर्णय के तहत, क्योंकि विवाह संभव है, हिंदू विधि के अंतर्गत विवाह संभव है, जैसे मुस्लिम विधि के विवाह के अंतर्गत विवाह संभव है कि पुबर्टी की आयु पर कोई भी बच्ची निकाह कर सकती है, अपने लैंगिक स्वतंत्रता के अधिकार का प्रयोग कर सकती है। उसी तरह हिंदू लॉ में कोई भी बच्ची अगर 18 साल से कम की भी है तो विवाह कर सकती है। विवाह की वैधानिकता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। उसको एक अधिकार प्राप्त है कि वह वयस्क होने के उपरांत अपने कह दे कि मैं इस विवाह को नहीं मानती।
वो अधिकार उसका संरक्षित रखा जा सकता है, किंतु वो भी जो हिंदू विवाह अधिनियम के प्रावधानों के तहत ही रखा जा सकता है, उसके अन्यथा नहीं। किंतु विवाह उनका वैध है माना जाएगा जब तक कि न्यायालय द्वारा अपने धारा 11 या धारा 12 के अंतर्गत उसको अवैध घोषित न कर दिया जाए। इन परिस्थितियों में जहां माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा स्वयं यह कहा है कि न्यायालय का आशय, कानून का आशय बसे बसाए घर को तोड़ना नहीं हो सकता। यदि दो बच्चे, चाहे उनकी आयु 16 और 18 साल के बीच हो, साथ में गए हैं, विवाह किया है, अगर विवाह किया है, विवाह हो गया है, हो सकता है कराने वाले दोषी हो सकता है उनके माता पिता दोषी हो सकता है वो पक्षकार भी दोषी हो, किंतु विवाह की वैधानिकता पर अभी तक ना तो विधायिका द्वारा और ना ही किसी न्यायपालिका द्वारा यह कहा गया कि विवाह वैध नहीं होगा, क्योंकि वो वैध विवाह है और वैध विवाह का तात्पर्य ही ये है कि जो इंटरकोर्स होगा, उनके बीच जो शारीरिक संबंध बनेंगे वो वैध होगा। और जब वो वैध है और बच्चियां प्रेग्नेंट हुई हैं, उनके बच्चे भी हैं, परिवार बसा है, तो बसे बसाए परिवार को उजाड़ने का कारण न्यायालय के समक्ष नहीं है, ना ही के उद्देश्य कानून का हो सकता है। ऐसी बहुत सारी समस्याएं मेरे समक्ष भी हैं, पॉक्सो अधिनियम के अंतर्गत गठित न्यायालयों के समक्ष भी आती हैं, विवेचन अधिकारी के समक्ष भी आती हैं। प्रारंभ में मैं भी भ्रमित हुआ था। मैं स्पेशल जज पॉक्सो अधिनियम अल्मोड़ा था। विवेचन अधिकारी एक अभियुक्त को गिरफ्तार करके लाया, उसकी पत्नी उसके साथ थी, बेटी भी उसके साथ थी, कि सर ये जिस समय बच्ची को लेकर गया उसकी आयु 18 से कम की थी। उसने कहा मैंने विवाह कर लिया है, लड़की ने भी कहा हमारा विवाह हो गया है, हमारे बच्ची भी है, बच्ची भी वहां मौजूद थी। ऐसे में बताइए, क्या अभियुक्त को गिरफ्तार करना उचित था? क्या विवेचना अधिकारी का यह दायित्व तो नहीं था कि वो विवेचना इसी आधार पर करते कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा धनेड़ापतिवाद में जो मत निर्धारित किया गया है कि किसी भी संस्था का, कानून का या न्याय कोर्ट्स का आशय परिवारों को खंडित करने का नहीं हो सकता है, परिवारों को बिछाड़ने का नहीं हो सकता है। इस तरह के कई वाद पिथौरागढ़ में भी मेरे समक्ष है, और मैं समझता हूं सभी न्यायालयों के समक्ष इस तरह के वाद अवश्य आते हैं। पॉक्सो अधिनियम जिस उद्देश्य से बना था, वो उद्देश्य तो पूर्ण हो ही नहीं पा रहा। जो छोटे बच्चे हैं उनके साथ जो लैंगिक अपराध होते हैं, वो बच्चे